कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। आज विचार बना कि आप लोगों के बीच में 2023 का यूपीएससी मेंस में जो प्रश्न पहला पूछा गया है उसको लेकर के डिस्कस किया जाए और आगे यूपीएससी की रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी कि अब आप लोगों का प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस की बारी है, तो मेंस को शुरुआत आप कैसे करें और हिस्ट्री के क्वेश्चन को आप जीएस में कैसे आसानी से कर लें। इसी बात पे हम लोगों की यह चर्चा होगी और ये एक प्रश्न को देखेंगे हम लोग। इस प्रश्न का औचित्य क्या है, इसके पूछने के पीछे का लॉजिक क्या है और ये कितना बड़ा प्रश्न है, इसके साथ चैलेंज क्या है। आज इन्हीं 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 मुद्दों पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे पास 2023 में जीएस पेपर 1 में आया हुआ एक प्रश्न है कि प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यही हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या है? वो है कि इसे 150 वर्ड्स में ही हमें लिखना है, जबकि इस क्वेश्चन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस चुनौती को कैसे आप पार पाएंगे इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके एक ब्रॉड एस्पेक्ट को हम लोग देखने का आज प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम भारत के संदर्भ में प्राचीन भारत के इतिहास के विकास के दिशा को समझना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे मानकर चलिए कि सबसे पहले भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी। भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि कैसे है और ये कहां तक सहयोग किया, इस चीज को हमें समझना है। तो भारत को हम कई क्षेत्रों में पहले बांट लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो भारत के भौगोलिक सिस्टम को जब हम बांटते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा भौगोलिक क्षेत्र में हिमालय। ठीक है। इसके बाद हमारे सामने आता है नदियों की चर्चा। तो नदियां इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद बात आती है कि हमारे यहाँ जो दर्रा है इसका क्या उपयोग है। नदियों में सभी जगह के नदियों की चर्चा करेंगे हम लोग। इसके बाद भौगोलिक पृष्ठभूमि पे जो हमारे रोडवेज हैं इसकी भी चर्चा आ जाती है। ये भी आपको जो है भौगोलिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, इन सारे चीजों को हम लोग कर लेंगे। लेकिन पहला प्रश्न यह उठता है कि जब हम मेंस लिखते हैं तो मेंस लिखने में हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला जो है कि हमें भूमिका लिखनी है, और दूसरा हमें मुख्य भाग लिखना है, और तीसरा जो होता है कंक्लूजन लिखना है। तो इसमें हम भूमिका को कैसे जोड़ेंगे, 1 से 1.5 लाइन में आपको भूमिका को स्पष्ट करना होता है। क्योंकि 150 वर्ड में ही आपको लिखना है तो आपको 1 से 2 लाइन में इसको स्पष्ट करना होगा। देखिए, आप जो है भारत के पूरे सिस्टम को जोड़कर, जैसे हिमालय हो गया, नदियां हो गया, दर्रे हो गए, रोड हो गए, इसके साथ जुड़ी हुई जो भी हमारे यहाँ के डिवाइड करने वाली जो संस्कृति को, जो साम्राज्य को, जो बांटने वाली चीजें रही, जिससे हमारी धार्मिक गतिविधि भी बटी, 1 लाइन में बस हम उसको जोड़ देंगे कि भारत के इतिहास के विकास में इन सारे भौगोलिक पृष्ठभूमि ने अपनी बहुत विशेष भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना से आपका भूमिका का काम यानी कि इंट्रोडक्शन का काम चल जाएगा। इसके बाद हम मुख्य बातें करेंगे। जैसे मुख्य जो हमारा भाग है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। तो मुख्य भाग की चर्चा थोड़ा सा हम डिटेल्स में करना चाहेंगे, लेकिन वो 150 में आप समाहित कैसे करेंगे इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय के परिस्थिति को देख लेते हैं कि हिमालय ने हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की भूमिका में अपनी कौन सी भूमिका अदा की। तो सबसे पहले जब आप इतिहास में भारत को देखेंगे, भारत के पूरे मैप को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे नॉर्थ एरिया में जो है हिमालय है। तो हिमालय ने जो हिमालय के नॉर्थ में जो व्यवस्थाएं चल रही थी, या आप कह सकते हैं कि जो डायनेस्टीज काम कर रही थी, उनसे और बाहरी जो हमारे कह सकते हैं कि हवाएं थी, या साइबेरियन हवा जिससे हमारे फसल नुकसान हो सकते थे, या हम बहुत जो है समृद्ध किस्म के लोग नहीं बन पाते अगर वो हवाएं हमारे यहाँ आती, बहुत सारा चीज नुकसान कर देती। तो हिमालय ने
हमें उनके भौगोलिक क्षेत्र से बांटा और हमें एक समृद्ध भौगोलिक क्षेत्र प्रदान किया, क्योंकि हिमालय से ही कई नदियां निकलती हैं। जैसे नदियों में हम पहले नॉर्थ इंडिया के चीजों को दो भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले सिंधु की बात कर लेते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता का निर्माण हुआ, जिसमें कई नदियां शामिल हैं सिंधु के साथ, जो कि उसकी सहायक नदी हैं, जैसे झेलम है, केनाब है, रावी है, फिर से व्यास है और सतलज है। ये सारी नदियां हैं जिन नदियों के किनारे आप देखेंगे कि एक सभ्यता का विकास हुआ। और सभ्यता का जो आधार है मूल रूप से, जैसे हम सभ्यता का बेस की अगर बात करें, तो सभ्यता का बेस होता है हमारा समाज, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ये चारों के बिना हम सभ्यता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सोसाइटी के निर्माण में नदियों ने कैसी भूमिका, जैसे कि हम आपको पहले ही बोले कि थोड़ा सा इसको ब्रॉड एस्पेक्ट में, बड़े लेवल पे हम लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे कि आपके दिमाग में इस क्वेश्चन के पूछने का सही सेंस प्रवेश कर जाए। तो समाज के निर्माण की बात कर लेते हैं। मान के चलिए कि किसी नदी के किनारे सभ्यता की उत्पत्ति होती है, लोग वहां रहने लगते हैं, रहने के बाद कृषि करते हैं, और कृषि करेंगे और मेल और फीमेल एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर के एक जगह रहेंगे तो परिवार बनेगा, और उस अनेकों परिवार को मिलाकर के एक समाज बनेगा, और उस समाज में कई परंपराएं जरूरत के अनुसार से धीरे 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 विकसित हो जाएंगी। तो मतलब आप कह सकते हैं कि उस नदी, उस भौगोलिक परिस्थिति, जैसे मान के चलिए कि हम सिंधु घाटी के क्षेत्र में जो है कोई व्यक्ति रहता है, कोई चाइना में रहा, तो उसकी जो समझ है, उसकी जो आप कह सकते हैं कि जलवायु का परिवेश है, वो थोड़ा अलग होगा। वैसे ही मिस्र का थोड़ा अलग होगा, मेसोपोटामिया का अलग होगा। जो सिंधु के किनारे समाज का निर्माण हो रहा है वो थोड़ा अलग होगा। अब किस रूप में होगा, सिंधु घाटी सभ्यता को जब हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे तो उसके सोसाइटी को जब समझेंगे तब पता लगेगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, ऊपर ऊपर चीजों को देख लेना है, बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है। क्योंकि इस क्वेश्चन का आधार केवल अंडरस्टैंडिंग को समझना है कि आप इस यूपीएससी के दिए हुए क्वेश्चन के एक सिस्टम में दिया हुआ है, या एक जो उसका माइंडसेट रहा है, उस माइंडसेट को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो समाज का निर्माण हुआ, समाज में कुछ परंपराओं का विकास हुआ तो धर्म ने जन्म लिया। इसी तरह से वहां पर कुछ पॉलिटिकल गतिविधि हुई। इसके बाद से वहां पर इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में नदियों का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है? तो जैसे आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के संचार में नदियों ने एक तो उत्पादन वहां पर बढ़ाया, जिसमें अधिशेष उत्पादन हुआ। उस अधिशेष उत्पादन से सरप्लस जो प्रोडक्शन हुआ, उससे जो है हमारे यहाँ उसको सेव करके रखने की परंपरा विकसित हुई। सेव करके रखने की परंपरा जो रही वो अन्नागारों में रही, और वहां से नदियों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था, यानी कि जोड़ा जाता था। कई छोटे छोटे शहर डेवलप हुए उसके कारण से। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा का नाम जानते हैं, चुनहुदरो का नाम जानते हैं, मोहनजोदड़ो का नाम जानते हैं, एक बहुत बड़े बंदरगाह के रूप में लोथल को जानते हैं, रंगपुर को जानते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे शहर हैं जिसका निर्माण इस नदियों के किनारे हुआ। तो शहर के निर्माण में, आर्थिक गतिविधि में, मानवीय विकास में नदियों की एक बड़ी भूमिका रही। तो ये तो सिंधु के किनारे बसे हुए जो सिस्टम है उसकी हम लोगों ने चर्चा की। एक समय में इस एरिया ने बहुत समृद्धि हासिल की। जब इतिहास में इसकी खोज हुई, जब आप देखेंगे कि 1921 के आसपास जब इसकी खोज हुई, तो पूरी दुनिया इससे सरप्राइज हो गई कि क्या इतना डेवलप्ड सिविलाइजेशन उस वक्त में हो सकता है। वहां के रोडवेज को देखिए, वहां के जो है कलाकृति को देखिए, आप सारी चीजों पर देखेंगे कि इन भौगोलिक परिस्थितियों का एक विशेष प्रभाव है। तो भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक परिस्थिति का हर एक इतिहास पर एक वर्णन होता है, उसको लेकर के ही चलता है। जैसे हमारी जो परिस्थिति है, हम जैसे हैं, तो हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का प्रभाव होता है। तो ठीक इसी तरह से सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के साथ था। अब हमें रुकना नहीं, हमको इसको आगे बढ़ते लेकर के चलना है। इसके बाद हम जब नदियों की बात कर रहे हैं, तो नदियों में हमको ये देखना होगा कि एक सभ्यता को तो सिंधु घाटी सभ्यता ने ढोया,
दूसरी सभ्यता की अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं हम वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता जो है जब इन नदियों को पार करके आगे बढ़े आरे, तो इनका रियल में विस्तार जो हुआ वैदिक सभ्यता का, वह गंगा और यमुना दो नदियों के आसपास हुआ। अब हमने कहा कि जैसे ही कोई सभ्यता होती है, उसके समाज, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके राजनीति और धर्म, ये सबका विकास होना शुरू होता है। तो इस गंगा और यमुना नदी के किनारे जो है आर्यों ने अपने संस्कृति का विकास किया। अब इस संस्कृति के विकास के साथ साथ दूसरी नगर क्रांति आप कह सकते हैं, सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई, क्योंकि जब यहाँ पर लोग रहने लगे तो रहने से हमने आपको कहा है कि समाज बन जाएगा, समाज का निर्माण हुआ। इसके बाद यहाँ पर गंगा और यमुना से जोड़कर अच्छा खासा उत्पादन होता था, प्रोडक्शन होता था। जैसे सिंधु नदी के किनारे सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, यहाँ भी सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पर उत्पादन यानी कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होना शुरू हुआ। एग्रीकल्चर के कारण धीरे धीरे व्यापार भी बढ़ेगा, ठीक वही कहानी है। तो व्यापार बढ़ा और गंगा और यमुना नदी के किनारे कई शहरों का डेवलपमेंट हुआ। कई शहर धीरे धीरे साम्राज्य की राजधानियां बने। जैसे मान के चलिए कि आप अगर गंगा यमुना के क्षेत्र को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि 600 बीसी आते आते यहाँ पर कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए कि ये जो गंगा और यमुना का क्षेत्र है, जब आर्यों का विस्तार गंगा और यमुना से लेकर गंडक नदी तक आ जाता है, जैसे कि विदेह माधव की कथा में वर्णित है। तो विदेह माधव की कथा के अनुसार जो है एक वैश्वानर अग्नि था, जो कि विदेह माधव के मुख में था, उसके मुंह से गिर गया और उसके पीछे राहुगण भी चले, एक कथा है। और ये लोग पहुंचे गंडक नदी, इसे सदा नीरा नदी कहा जाता है। तो गंडक नदी तक जो है ये आपको आर्यों के इतिहास के विस्तार की चर्चा मिलती है। आर्यों का जो विस्तार है वह गंगा यमुना से लेकर गंडक नदी तक हो, लेकिन गंडक को वो लोग गंडक के पार करके जो है इस मगध वाले क्षेत्र में अपना पूरा जो है व्यवस्था नहीं बना पाए। तो आप देखेंगे कि मगध वाला जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं वैदिक धर्म से दूर रहा, ठीक है। और उनके विरोध में, मतलब वैदिक जो परंपराएं चली इन एरिया में, यानी कि गंगा यमुना के क्षेत्र में इनका विकास ज्यादा हुआ, लेकिन मगध के क्षेत्र में इसका विरोध हुआ। और उसी वक्त बौद्ध और जैन धर्म भी आए। मतलब आप ये कह सकते हो कि इतिहास के विकास में नए नए विचारों का, नए नए दर्शनों का भी आगमन भौगोलिक कारकों से हुआ। अब देखिए, ये आपको वैदिक सभ्यता गंगा और यमुना के बीच में है, यहाँ पे बहुत सारे कृषि हो रहा है, समाज का निर्माण हो रहा है। तो नदियों ने यहाँ पर सोसाइटी, उसके बाद एग्रीकल्चर के साथ साथ व्यापार, व्यापार के साथ साथ शहर, इनका विकास किया। अब धीरे धीरे जो है यहाँ पर रिलीजियस चेंज भी आ रहा है, मतलब कई प्रकार के दर्शन का भी जन्म हो रहा है, अलग अलग विचार का भी जन्म हो रहा है। तो भारत की जो डाइवर्सिटीज है इसको समझने की जरूरत होती है। अब आप देखेंगे कि गंगा यमुना के आसपास इसका विस्तार हुआ, उसके बाद कई महाजन पदों का गठन हो गया। महाजन पद का गठन हुआ जिसमें 16 महाजन पद हुए। इसके बाद गणराज्यों की भी चर्चा होती है, मतलब कई नदियों के किनारे गणराज्य भी बसे। मतलब यहाँ की जो डाइवर्सिटीज थी, यहाँ की जो पहाड़े थी, यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, उसने कई प्रकार के डाइवर्सिटीज यानी कि विविधता को जो है पैदा किया, ठीक है। अब हमने बात कर ली आपको ये गंगा के किनारे की बात। अब आप देखेंगे कि फिर थोड़ा सा हम लोग फिर आपको जो है पहाड़ों के तरफ आते हैं। तो हिमालय को हमने एक रूप में देखा था। इसके बाद आप दो और भौगोलिक जो है पहाड़ों को लीजिए। जैसे एक है अरावली और एक है विंध्य पर्वत। तो अरावली पर्वत जो है ये राजस्थान वाले इलाके में। तो आप देखेंगे कि राजस्थान के पश्चिम वाले इलाके में सिंधु घाटी की एक संस्कृति रही। फिर हम वहीं पे आ जाते हैं, सिंधु घाटी की संस्कृति रही, संस्कृति रही। अब इसके जस्ट अब बात देखेंगे तो इधर वैदिक संस्कृति रही, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है गंगा यमुना का क्षेत्र मिल गया। तो वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। तो देखिए इसमें अलग प्रकार का कल्चर दिख रहा है, यहाँ पर अलग प्रकार का कल्चर दिख रहा है, और ये डिवाइड का काम कर रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कितना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है भौगोलिक कारक हमारे सांस्कृतिक बदलाव में भी। चलिए इसके बाद आप देखेंगे
कि विंध्य पर्वत, तो विंध्य जो है साउथ और नॉर्थ को अलग कर रहा है, तो साउथ की संस्कृति अलग और नॉर्थ इंडिया की संस्कृति अलग। तो नॉर्थ में भी बहुत सारे डाइवर्सिटीज हैं। अब देखिए इसी तरह से पूर्वोत्तर भारत को देख लीजिए, वहां पर बहुत सारे जो है पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे भी नदियां हैं, वहां पर भी जीवन की संभावना है। तो वहां के कल्चर जो है एक अलग ही प्रकार के कल्चर आपको दिखेंगे। आज भी आप चले जाइए पूर्वोत्तर क्षेत्र में, तो वहां के कल्चर अलग दिखेंगे। तो आपको दिखेगा ये चीजें कि किस तरह से भौगोलिक पृष्ठभूमि ने अलग अलग प्रकार के व्यवस्थाओं को जन्म दिया और उससे मिलकर के एक भारत का निर्माण हुआ, जिसमें कई प्रकार की डाइवर्सिटीज है। खैर चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो नदियों को अब साउथ में आप देखेंगे, थोड़ा सा अगर पूरे भारत को हम कवर कर रहे हैं, थोड़ा साउथ में जाएं, तो साउथ में आप जाएंगे तो कई नदियों के किनारे जो है कई साम्राज्य का विकास। जैसे सबसे साउथ में चले जाइए आप, तो चोल चेर पांडे का विकास हुआ। इसमें समुद्र ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप देखेंगे कि एंशियंट टाइम से जो है हमारा समुद्री व्यापार बहुत चरम पर था। चोलों के नौसेना के फिर क्या ही कहना। तो समुद्र ने भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हम इंटरनेशनल मार्केट से एंशियंट टाइम से ही जुड़ गए, क्योंकि हमारे पास कई प्रकार के बंदरगाह थे। केरल के क्षेत्र में कुछ एंशियंट बंदरगाह थे, कुछ गुजरात के क्षेत्र में थे, कुछ आपको बंगाल के क्षेत्र में थे। तो इन सारे बंदरगाहों ने मिल करके कई जो है इंटरनेशनल मार्केट को भारत से जोड़ दिया। तो भारत की समृद्धि क्या हुई, धीरे धीरे फलने फूलने लगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो कहने का मतलब है कि साउथ में भी कई डायनेस्टीज हुए। अब आप देखेंगे कि साउथ में चोल चेर पांड हुए, उसके ऊपर जो है आप देखेंगे कि पल्लव हुए, फिर आपको जो है उसके ऊपर आप देखेंगे कि आगे चल करके जो है सतवाहनों ने जो सतवाहन जो है वो रहे। खैर कहने का मतलब है कि पूरा साउथ इंडिया का इतिहास समृद्ध रहा, और इसके इसके पीछे का कारण व्यापार रहा, और व्यापार के पीछे का कारण क्या रहा, समुद्र का होना रहा। तो ये बहुत समृद्ध समृद्ध इतिहास था। तो कहने का मतलब है कि भौगोलिक कारक साउथ इंडिया के भी इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और दो डिवाइड का काम कर रहा है। एक नॉर्थ में जो हम कहते हैं कि ये जो है नॉर्थ में आर्यों की सभ्यता, और साउथ में द्रविड़ सभ्यता। तो इस दोनों के बीच में डिवाइडर का काम अरावली वाला कर रहा था, और इसके नीचे कई जो है अलग अलग प्रकार के जो है साम्राज्यों का निर्माण हुआ। तो एक बहुत बड़ी भूमिका। इसके बाद आप देखेंगे भौगोलिक कारकों के अनुसार ही मगध का कुछ ज्यादा ही विकास हुआ, और मगध के वहां का प्रसार कुछ ज्यादा हुआ, इस कारण से यहाँ मिलना शुरू हो गया। यहाँ पर औजार भी बने, कृषि के लिए भी कुछ औजार बने, लड़ने के औजार बने, से विकास बहुत तेजी से हुआ। आपको जंगल थे तो जंगल में हाथियों की संख्या काफी काफी मात्रा में प्राप्त हुई। देखिए ये सारी भौगोलिक परिस्थिति है, किसी भी क्षेत्र के विकास में अपनी बहुत बड़ी योगदान दे रही है। इसी बात को हम लोग समझने का प्रयास करें। अब देखिए हमने नदियों को और लगभग लगभग आपको जो है पर्वतों को समझ लिया। आता है हमारे सामने दर्रा। दर्रा को जब हम देखेंगे तो हमारे इतिहास में दर्रा ने भी बड़ा रोल अदा किया है हमारे इतिहास के विकास में। दर्रा हम उसको कहते हैं जब दो पहाड़ों के तो बीच के जो रास्ते होते हैं उसी को हम दर्रा कहते हैं। तो जैसे बुलंद दर्रा का चर्चा आता है, खैबर दर्रे की चर्चा आता है, जो होगा आमतौर पर बहुत सारे दर्रे हैं, 51-52 प्रकार के 51-52 दर्रे हैं, जिसमें से 2-3 दर्रे जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे यहाँ विदेश आए। आप देखेंगे कि मौर्य काल से पहले हमारे यहाँ नानी हकमान आया। बहुत सारे लोग जो है हमारे यहाँ इंटर किए माध्यम से तो दर्रे के माध्यम से। के बाद जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ, तब आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य के डिक्लाइन के बाद आप देखें पर भारत में अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर एंट्री लिए, यानी कि प्रकार के जो है साम्राज्य आई। जैसे देखिए मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ, मौर्योत्तर काल आया। अब इस मौर्योत्तर काल में अगर आप देखेंगे सबसे पहले हिंद यवन आए। तो ग्रीक इनको तो हिंद यवन है, ये भी दर्रे के पास कोई अपनी टाइप की नहीं थी कि भारत के संस्कृति को एडॉप्ट न करे। भारत भारत डाइवर्सिटी
संसर्जित हो गया था कि आज के समय में जो मॉल आप देखते हैं, एक बार अगर आप मॉल में जाते हैं तो आप किसी ने खरीदते ही हैं, कुछ ना कुछ आपको अच्छा लग ही जाता है। तो भारत जो है धार्मिक मॉल की तरह था। आप वो का विचार मानना है, बुद्ध का दर्शन मानना है, बुद्ध को मानिए, महावीर को मानना है, महावीर को मानिए, शैव को मानना है, शैव को मानिए, आप जो है वैष्णव को मानना है, वैष्णव दर्शन को मानिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ षट दर्शन वैदिक के, तो हिंद यवन आए। हिंद यवनों ने भी भारत के संस्कृति को सबसे महत्वपूर्ण, और ये लोग भी भारत के में रम गए, यानी कि कोई बौद्ध धर्म अपना लिया तो कोई विचार से प्रभावित हो गया। हिंद यवन में भी शैव से प्रभावित होने वाले लोग हैं। आपको जो है मीनांडर बहुत बड़ा बौद्ध हुआ, आपको पता ही है। तो हिंद यवन आए और इनकी चूंकि संस्कृति उतनी अच्छी नहीं थी, ये किसी नहीं थे, तो भारत के रम गए। इसी तरह से शक आए, इसके बाद प्राण, इसके पहले पहल्लव आए। तो ये सारे लोग भारत में आए और भारत के में धीरे धीरे और भारत के ही होकर रह गए। अब आप इनमें पहचान नहीं कर सकते कि शक है, कुषाण है, और ये सब भारत के बन गए। था और भारत में मॉल था, बहुत सारी भारत में एक साथ कर रही थी, और इसके पीछे जो मूल कारण है वो भौगोलिक का। तो आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन का डिमांड किस लेवल पे है। अब चलिए, अब अगर हम थोड़ा सा इसी चीज को आगे बढ़ाएं तो, और थी आपको गुप्ता का भी विकास हुआ। गुप्ता के विकास के साथ साथ आप देखेंगे कि उसके बाद जो है गुप्ता डायनेस्टी जब खत्म हुआ तो हुनों का भी आक्रमण, तो हुन भी इन बाहर आता है, और यही लोग आए तो कुछ संस्कृति को लेकर के आए। हमारे यहाँ कुछ कला डेवलप हो रहा था, तो इन मिक्स हो नया कला का भी विकास हुआ। इसी तरह से आप देखेंगे भारत में कलात्मक विकास का भी एक रूप दिखाई देता है। करते हैं कि आप हमारे इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ पाए होंगे और देख पाए होंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग एक चीज देख लेते हैं। व्यापार के लिए मानसून बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मानसून से हमारा जो है व्यापार अरबों के साथ जुड़ पाया, इसकी एक कहानी। मतलब भौगोलिक कारक के विकास संभव नहीं है, ये निष्कर्ष के रूप। और इसके तो हमने आपको ये सारी गति का जो है चर्चा किया है। यही भौगोलिक कारक प्राचीन इतिहास के विकास में एक बहुत बड़ा रोल अदा किए हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा था बेसिकली इस क्वेश्चन में। ज्यादा लंबा इसलिए भी नहीं किया जा सकता है इसको, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आंसर जो है 150 वर्ड में ही करना है, तो ये आपके लिए एक चैलेंजिंग रहेगा। चलिए फिर किसी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, एक्सप्लेन। तब तक के लिए आप सभी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।